औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद शाहिद मिर्ज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है। ख़वातीन व हज़रात, किसी भी शख्स के बारे में राय कायम करने से पहले या उसके फ़ेल या उसके किसी काम या उसके किए हुए किसी भी ऐसे कौल फ़ेल जिसके बारे में आप कोई राय कायम कर लेते हैं, तो सबसे पहले अपनी कायम करदा राय के पैमाने का आप उसका तज्ज़िया कीजिए कि आपने जो पैमाना इख्तियार किया है क्या वो सही है, क्या उसकी सिमत दुरुस्त है। क्या आप भी उसी तरह लकीर के फ़कीर हैं कि जहाँ पे कहा जाता है कि बिल्ली अगर रास्ता काट जाए तो आज भी आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए, या क्या आज भी आप भी उसी मुआशरे में से हैं जहाँ पे आज भी गाड़ियों के पीछे या तो जूता लटकाया जाता है या काला कपड़ा लटकाया जाता है ताकि इसको नजर ना लग जाए, लेकिन उस गाड़ी को भी हादसे हो जाते हैं। क्या आज भी आपके पैमाने कुछ इसी तरह के हैं या उनमें कोई तब्दीली आई है? लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग नहीं रहा। इस मुल्क की सियासत को देखते हुए ये एक वो हमारे लिए चंद इम्तिहानात होते हैं, ये वो हमारे लिए चंद ऐसे चीदा चीदा मामलात होते हैं जिससे हमें उस मुआशरे की अक्कासी नजर आती है, उस मुआशरे की तरबियत नजर आती है। अगर किसी भी मुल्क की अगर मईशत की टांग टूट जाए तो वो ठीक हो सकता है, जैसा कि इस वक्त हमारे मुल्क के जो हालात हैं ये ठीक हो सकते हैं, लेकिन अगर मुआशरे की टांग टूट जाए तो वो कभी ठीक नहीं होता है। हम इस वक्त क्या उस समत में जा रहे हैं जहां पे हमारा मुआशरा बिगड़ रहा है, जहां पे हम लोग अपने आने वाली नस्लों को बिगाड़ रहे हैं? क्या हमने आज तक, अगर आप अपनी जाती जिंदगी के बारे में एनालिसिस करके देख लीजिए, आपने जो जिंदगी उस वक्त से शुरू की थी जब जाहिर सी बात है कि आज से अगर 30-40 साल पहले अगर आपकी एज इस वक्त 30-40 साल है, जब 35 से 40 साल के करीब है, तो आप सिर्फ इसी दौरान का आप मवाजना करके देख लीजिए कि जो उस वक्त के मामलात थे उनमें आज कितनी तब्दीली आई। महंगाई को छोड़ दीजिए, इन ये तमाम चीजें डिस्कस नहीं हो रही इस वक्त। इकोनॉमी नहीं, आपकी सोच, आपका महवर, आपका शऊर, आपकी तरबियत, आपका किसी के बारे में राय कायम कर लेना, आपका तज्जिया, आपके आगे बढ़ने की जो आपके अंदर एबिलिटीज हैं, आपकी अपने बच्चों को मुंतकिल करना, आपकी काबिलियतें, आपने क्या सीखा, आपने सीख कर क्या इंप्लीमेंट किया, अभी वो चीजें डिस्कस हो रही हैं। आपने 40 सालों में जो कुछ सीखा आपने उसको इंप्लीमेंट कैसे किया, अपने बच्चों के ऊपर कैसे किया, आप क्या फर्क देख रहे हैं? जाहिर सी बात है हर वो शख्स, हर बाशऊर इंसान जिससे अगर ये पूछ लिया जाए तो जाहिर सी बात है उसके मुंह से एक ही लफ्ज निकलेगा कि तब में और अब में जो सबसे बड़ा फर्क है वो ये है कि तब इज्जतें बहुत ज्यादा महफूज होती थी, तब हर शख्स की इज्जत की जाती थी, हर एक शख्स को प्यार से मिला जाता था। तब चौराहे होते थे, जब बैठकें होती थी, बुजुर्ग बैठा करते थे, बुजुर्गों के पास बैठकर बातें सुनी जाती थी, बहन भाई माँ बाप सब एक कमरे में हुआ करते थे, मोबाइल फोन्स नहीं थे, एक ही टीवी होता था, सब लोग उस टीवी के गिर्द इकट्ठे होते थे। कोई टीवी प्रोग्राम अगर चलना होता था सब लोग इकट्ठे हो जाते थे, कोई मूवी रात को लगनी होती थी सब लोग जाके गुजारा उसको देखने के लिए बेचैन होते थे। तो जाहिर सी बात है कि हर शख्स के मुंह से यही निकलेगा कि यस डेफिनेटली दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दैट टाइम एंड दिस टाइम। लेकिन फर्क सोच में कहां पे आया? क्या आपकी सोच को आपने तब्दील करना था या आपके सियासतदानों ने करना था? क्या आपकी सोच के महवर को आपने अपने घर से शुरू करके अपने बच्चों में मुंतकिल करके अपने मुआशरे को ठीक करना था, या जो किसी भी एक शख्स ने कहीं पे खड़ा होकर कोई बात कर दी तो आपने उसके पीछे खड़े होकर हामी भर ली? किसी ने कह दिया कि शेर आएगा जिंदाबाद तो आपने शेर अपने सर पर लटका के आपने पूरे शहर के चक्कर लगाने शुरू कर दिए, गाड़ी के ऊपर आर्टिफिशियल शेर लगा करके शेर आ गया। किसी ने कहा कि अब आई, तेज आई, तब्दीली आई, ये आ गया वो आ गया, तो आपने वहां पे इस तरह के मामलात कर दिए कि मुल्क में बहस छिड़ गई कि ये क्या पार्टी है, सियासी है, ये क्या बनने जा रही है, ये किस तरफ जा रहे हैं, हदीस मजहब ये सब कुछ क्या हो रहा है। यानी कि हम लोगों को सबसे पहले अपने एहतसाब की जरूरत है, हम लोग किस तरफ जा रहे हैं। हमें अपने अंदर तो सबसे पहले अपने झांकना चाहिए कि हम राय कायम करने के अहल है। क्या हम लोग ये राय कायम करने के अहल हैं कि नवाज शरीफ ठीक है, इमरान खान ठीक है, मरियम नवाज ठीक है, या मौलाना फजलुर रहमान ठीक है, या आसफ अली जरदारी ठीक है? ये आप उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक आप अपना मवाजना नहीं कर सकते कि आपने क्या सीखा था, आपने इंप्लीमेंट क्या किया।
आपके दौर में अगर आपको एक चीज रोते हुए बिलखते हुए मिलती थी, या आपको स्कूल जाते हुए अगर 25 पैसे या 50 पैसे मिलते थे, अगर आपके दौर में अगर आपको कोई एक नई चीज लेने के लिए आपको रोना धोना पड़ता था, तो आप ये मवाजना करके देखिए कि क्या ये चीजें आज हैं? क्या आज उस तरह से है? यकीनन नहीं है। आप हर तरह से हर मुश्किल काट कर हर मुश्किल वक्त में मेहनत करके आप अपने बच्चों को वो तमाम चीजें देने की कोशिश करते हैं जिस तरह से आपने कमाया, आपने वो वक्त गुजारा, आप वो अपने बच्चों को नहीं देखना चाहते। जब आपने अपनी सोच के महवर को अपनी फैमिली तक महदूद कर लिया और जब आपने उसको अपनी फैमिली पे इंप्लीमेंट कर लिया, तो आपने जब उसको ये देख लिया कि ये तकलीफ जो हमने सही थी वो हम इनको नहीं सहने देंगे, जब ये सारी चीजें आपने कहां से सीखी? अपने शऊर से, अपने तजर्बे से। आपने एक मूवी का नाम सुना होगा कि स्लिम डॉग मिलियनेयर, उसमें एक जो थ्योरी बताई गई थी, वो थ्योरी ये थी कि अब एक आम सा लड़का जिसको कुछ भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था, अगर वो सारी मूवी आप देखें तो उसमें यह दिखाया गया है कि जो सवालात उससे पूछे गए एक कौन बनेगा करोड़पति के प्रोग्राम में, और वो कॉन्टेस्ट जीत जाता है। जब वो जीत जाता है तो उसको अरेस्ट कर लिया जाता है कि तुम्हारे पास इतने सारे सवालों के जवाब एक्यूरेट कैसे आ गए। तो जब वो इन्वेस्टिगेशन होती है तो उस इन्वेस्टिगेशन में फिर जब वो बताता है तो इसी वजह से उस फिल्म को सारे अवार्ड्स मिलते हैं, क्योंकि वो तमाम तर वाकयात जो सवालात पूछे गए थे वो प्रैक्टिकली उसकी जिंदगी के साथ हो चुके थे। वो तमाम तर वाकयात उसकी जिंदगी के साथ हुए थे, तो वहीं से उसने वो सब कुछ सीखा था। और वो जब सवालात हुए तो उसने आसानी से जवाबात दे दिए। तो जब प्रैक्टिकली आपकी जिंदगी में ये सारी चीजें हो जाएं और जब आप उसको इंप्लीमेंट ही नहीं कर सकते, जब आप उसका रिएक्शन ही नहीं दे सकते, तो फिर आप किसी के बारे में राय कायम नहीं कर सकते हैं। मेरा आपसे आज के दिन यही सवाल है कि सबसे पहले आप अपना एहतसाब कीजिए, अपने घर वालों का एहतसाब कीजिए कि आपने कितना टाइम अपनी फैमिली को दिया, आपने कितना टाइम अपने माँ बाप को दिया, आपने कितना टाइम अपनी बहनों को दिया, आपकी बहनों को आपने कितना अपने घरों में इनवाइट किया, आपने कितनी उनकी दावतें की। आप अगर भाई हैं, बड़े भाई हैं, तो आपने छोटों से कितना प्यार किया। अगर आप छोटे भाई हैं तो अपने बड़े भाई की कितनी इज्जत की है। आपने माँ बाप की तकलीफों को कितना अपनी तकलीफ समझा है। आपके माँ बाप अगर किसी बगैर एसी वाले कमरे में या किसी छत पे अगर लेट रहे हैं तो आपको यह समझना चाहिए कि अगर आप एसी वाले कमरे में हैं, अगर वो छत पे लेट रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको यह समझना है कि ऐसा क्यों है। आपको इन चीजों में, इन फर्क में, इन तमाम तर तकलीफों में, इन तमाम तर जो जितने भी अमालात हैं, इनमें आपको पहले बाशऊर होने की जरूरत है। सबसे पहले आपको रिश्तों के समझने की जरूरत है। जब आप ये बात समझ लेते हैं कि तमाम तर रिश्तों को आपने अच्छी तरह से समझ लिया, आपने सबको उनकी अहमियत दे दी, आपने बच्चों को उनका हक दे दिया, आपने अपनी बीवी को उसका हक दे दिया, आपने बहनों को उनका हक दे दिया, अपने भाइयों को आपने हक दे दिया, बड़े होने के नाते छोटों की गलतियों को माफ करके फिर भी आपने उनसे प्यार किया, माँ बाप को आपने अदब किया, जो है वो दायरे में रखा, हमेशा उनकी बात मानी, कभी नाफरमानी नहीं की, कभी उनका दिल नहीं दुखाया। जब ये सारी बातें आपने कर ली और आपने देख ली, तो इसका मतलब यह है कि यस, यू आर परफेक्ट। अब आप इस काबिल हैं कि आप इस मुल्क में अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए यहाँ पे सियासी जो भी इक़दामात हो रहे हैं उनके अंदर अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। और जब आप अपनी सियासी राय के इजहार के लिए खुद को इस काबिल समझना शुरू कर देते हैं, तो फिर अपने इलाके से शुरू कीजिए, अपने इलाके के MPA से सवालात करना शुरू कीजिए। उससे पूछिए कि जब तुम्हें ग्रांट्स मिलती थी तो तुमने कहाँ कहाँ, कितने कितने, किस वक्त क्या अखराजात किए। क्या तुमने सिर्फ अपने मन पसंद जो कि तुम्हारे पास आकर डेरे पे बैठकर तुम्हें वोट देने के लिए तुम्हारे साथ खड़े होकर नारे लगाते थे या तुम्हारे साथ किसी जलसे में जाते थे, क्या तुमने सिर्फ उन्हीं के इलाकों में टफ टाइल्स लगवानी शुरू कर दी हैं अब आकर, जब तुम्हें पता है कि इलेक्शन शुरू होने वाला है? या पिछले 4 साल में भी तुमने उनके दुख दर्द को महसूस किया है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आपको यह देखना है कि अगर आपके इलाकों में काम हो रहे हैं तो क्या आपके इलाकों में, जितने भी इलाकों में काम हो रहे हैं, क्या वो सारे के सारे मसावी हैं, या कि उन तमाम तर कामों के पीछे कुछ सियासी या पॉलिटिकल चीजें शामिल हैं। ये वो चीजें हैं जो हम समझ नहीं पाते हैं। अगर ये चीजें हम नहीं समझ पाए तो इसका मतलब कि आपने कुछ नहीं सीखा, आपने मुआशरे से कुछ नहीं सीखा, आपने कोई भी अपने फ्यूचर में अपने प्लानिंग नहीं की हुई, अपने पास से कुछ सीख कर आपने इंप्लीमेंट करने के लिए कुछ अपने जहन में काम नहीं किया हुआ। अगर आपने उनसे सवालात कर लिए, उनके जवाबात ले लिए, तो यकीन कीजिए कि हर शहर में अगर हर शहरी अपने इलाके के MPA MNA से सवाल करना शुरू कर दे तो फिर मुल्क को संवारने की तो नौबत किसी की आएगी नहीं।
वो तो खुद बखुद सवर जाएगा। जाहिर सी बात है, जब कतरे कतरे से दरिया भरता है, बड़ी लकड़ियों को आग लगाने के लिए पहले छोटी लकड़ियों को आग लगानी पड़ती है। जब चंद धागे मिलकर, रेशे मिलकर कपड़ा बन जाते हैं, तो इसी तरह से ये एमपीए एमएनए बनकर मिलकर ही तो एक ईमान बनता है। तो जब आप इन्हीं से सवाल करके, इन्हीं से अपने इलाके के बारे में सवाल करके अपने इलाके के बारे में जवाब ले सकते हैं कि आपने हमारे इलाके के लिए क्या किया, तो जब हर शहर से अपने मुंतखब करदा नुमाइंदों से सवालात होने शुरू हो जाएंगे, तो मुल्क तो खुद ब खुद तरक्की कर जाएगा। आपको ना लॉन्ग मार्च की जरूरत पड़ेगी, ना आपको किसी किस्म की कॉल देने की जरूरत पड़ेगी, ना आपको किसी किस्म के एहतजाज की जरूरत पड़ेगी, ना आपको इक्तदार की कुर्सियों की हवस पड़ेगी, क्योंकि आपका काम है जाहिर सी बात है सिर्फ अपने शहर की हद तक। याद रखिए कि ये पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं, इन्हें इक्तदार की हवस जो होती है, ये बहुत बुरी होती है। सारी सी बात है, अगर आप इक्तदार की कुर्सी के ऊपर बैठे हुए हैं तो आपको उसका जो नशा है वो बहुत बुरा होता है, और उस इक्तदार के नशे के लिए आप इस हद तक पागल हो जाते हैं कि आप लोगों को फिर ये समझना चाहिए कि जो बातें हो रही होती हैं कि मुल्क इस वक्त डिफॉल्ट कर रहा है, मुल्क इस वक्त तबाही के दाने पे खड़ा है, मुल्क इस वक्त इस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, यकीन कीजिए 4 से 5 महीनों में मुल्क कहीं नहीं जाता है। ये सारी चीजें पीछे से चलती हुई आ रही होती हैं, 70-75 साल से चलती आ रही हैं, जड़ें खोखली होती चली आ रही हैं। ये 4-5 महीनों में इस हुकूमत ने आगे कुछ नहीं कर दिया। एक ज़हनी तौर पर समझने की बात है। आप एक लम्हे के लिए अपने आप को पॉलिटिक्स से अलग कर लीजिए, एक लम्हे के लिए अलग कर लीजिए, जरा खुद से सोचिए, जरा एक लम्हे के लिए सोचिए, आपने क्यों बेड़ा गर्क तो आप खुद कर रहे हैं, आप तमाम लोग मिलकर अपना बेड़ा गर्क कर रहे हैं अपने मुल्क का। जब आपके अंदर शऊर ही नहीं है, जब आप ये समझना ही नहीं चाह रहे, आपने बात तो पूरी सुननी नहीं होती है और आपने समझना ही नहीं होता, तो फिर आपको कौन समझाएगा, फिर आप रोना किस बात का रोएंगे। आप मुझे ये बता दीजिए कि अगर दोबारा से ये मुल्क इसी तरह से चलता, जो भी हुकूमत आएगी उसके लिए ये मुल्क को संभालना अब इतना आसान नहीं है। यकीनन बहुत से मुश्किल फैसले करने होंगे। बिजली महंगी इसलिए नहीं हो रही है कि कोई लूटना चाह रहा है, आईएमएफ के साथ शराइत हैं और आईएमएफ के पास क्यों गए, ये बातें भी आपको सोचनी चाहिए कि यहां पे दूध का धुला कोई भी नहीं है। माजरत के साथ इमरान खान साहब ने जो उनको खिताब करने की एक आदत पड़ी हुई है कौम के साथ, वो उसी तरह 2 झंडे लगाकर जब उन्होंने अवाम को गुमराह करने की कोशिश की है, मैं माजरत के साथ आपसे कहता हूं, खुदा के लिए एक लम्हे के लिए जरा अपनी सियासत से अलग हो जाइए और सोचिए कि उन्होंने सिर्फ आपको वही बातें बतानी है जो उन्होंने नहीं की, जो इस वक्त हुकूमत कर रही है। मुझे आपसे एक इंतहाई मासूमाना सवाल पूछना है, क्या आप में से कोई एक ऐसा शख्स है जो इमरान खान साहब से यह सवाल कर सके कि क्या आईएमएफ की शराइत किसने पहले, ये शराइत रख के कौन गया था? इमरान खान साहब। क्या कोई उनसे सवाल कर सकता है कि इमरान खान साहब जब डॉलर आपको मिला था तो कितने पे मिला था, और जब आपकी हुकूमत गई तब डॉलर कहां पे था? आपको यह तो नजर आ गया कि इमरान खान साहब डॉलर कितने पे छोड़कर गए और अब कितने पे चला गया, लेकिन आप में से किसी ने यह सवाल नहीं किया कि आपको कितने में मिला था और अब कहां पे है। ये उसी तरह की सिचुएशन है। अगर आपने वो डाइजेस्ट किया, अगर आपने वो एक्सेप्ट किया कि नहीं जी वो नून लीग तबाह करके चली गई थी इसलिए डॉलर यहां पे चला गया, तो अभी भी ये समझ लीजिए ना कि इमरान खान साहब तबाह करके चले गए तो अब डॉलर की सिचुएशन ये पैदा हो गई। अब यहां पर मैं डॉलर की आपको तफसीलात बता दूं कि असल में ये डॉलर की रीजन क्या है। डॉलर की वजह असल में इस वक्त यह है कि अब अगर उसी तरह से डॉलर को कंट्रोल किया जाए जिस तरह से मसनूई तरीके से किया जाता है, यानी कि इस वक्त जो डॉलर पड़े हुए हैं स्टेट बैंक के पास, अगर वो मार्केट में फेंक दिए जाएं तो डॉलर एकदम से नीचे आ जाएगा। लेकिन इस वक्त की जो पॉलिसी है वो इस वक्त ये इख्तियार नहीं की जा रही। इस वक्त सिर्फ ज़र्रे मुबादला को महफूज किया जा रहा है। इस वक्त मार्केट में डॉलर फेंकने की कोई भी ऐसी ट्रिक यूज नहीं की जा रही है। तो लिहाजा तमाम तर चीजों के पीछे कुछ टेक्निकल चीजें होती हैं, उनको समझने की जरूरत है। डेफिनेटली हम इस हुकूमत को क्रिटिसाइज करते, हम इसको करेंगे और इसकी बाल की खाल भी उतारेंगे। अगर यह हुकूमत मुंतखब करके 5 साल या 4 साल तक के लिए होती है, चंद दिनों के लिए, और चंद दिनों के लिए क्यों आई है, इसके पीछे भी कुछ राज हैं और जाहिर सी बात है वो अभी कोई भी शख्स ना बयान करता है, खुल के ना करना चाहता है, क्योंकि हमारे इदारों के खिलाफ जिस तरह से बातें की जाती हैं और अभी जिस तरह से डील्स की बात चल रही है, मैं फिर भी आपको कह रहा हूं, मेरे इदारों को, अपने इदारों को मुखातब करके भी कह रहा हूं, खुदा के लिए उस तरह के फैसले मत कीजिएगा कि ये रीत बन जाए इस मुल्क में कि जिस तरह से मर्जी इस मुल्क के इदारे के सरबराहों को चैलेंज करो, उन्हें आप इस तरह से गालियां भी दो, उस तरह से ट्रोल्स भी करो, उन्हें आप मीर जाफर भी कहो, उन्हें सब कुछ कहो, और उसके बाद फिर कहीं पे बैठ के आप एक दूसरे के साथ अगर मफाहमत करके फिर उसको इम्प्लीमेंट करके आप फिर दोबारा से उनको रियायत दे दें, तो याद रखिए फिर ये फार्मूला हर कोई अपनाएगा। खुदा के लिए अवाम अगर वो मासूम है, उनका
पैमाना उस हद तक नहीं जाता है समझने का, सोचने का। तो आप लोग तो एजेंसियां हैं, आप लोग तो पूरी दुनिया को देखते समझते हैं, आपको तो हर बात का पता है, हमें तो इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है जितनी आपको है। तो आपको तो यह समझना होगा कि ये रीत हमें नहीं चलानी। अगर किसी ने कोई बात की है तो हमें उसको उसी वक्त एक्शन लेना है। आज शहबाज गिल साहब की भी आज उनको जिस तरह से जमानत मिली है, इमरान खान साहब का इंटरव्यू नशर हुआ है, उनकी मुलाकात के बारे में चहमे गोइयां हो रही हैं, और एक इसाक खाकवानी साहब ने आकर एक टीवी टॉक शोज में भी कहा कि मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि ईवान सदर में मुलाकात हुई है इमरान खान साहब की और आर्मी चीफ की। अब इसमें कितनी सदाकत है, जाहिर सी बात है ISPR ही इसकी तस्दीक या तरदीद कर सकती है, लेकिन बात यह है कि हमें इससे मिलने में कोई गर्ज नहीं है। जाहिर सी बात है मुल्की इदारे जो हैं वो पाकिस्तान में अगर अच्छा किरदार अदा करते हैं तो उनको मिलना भी चाहिए, और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, मिलने में कोई हर्ज नहीं है, हर एक से मिलना चाहिए। जिस तरह बैरूनी सफीर आकर अपोजिशन से भी मिलते हैं, हुकूमती ईवानों में भी आकर हुकूमती नुमाइंदों से भी मिलते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इतनी गालियां खाने के बाद, इतना सब कुछ सुनने के बाद फिर वही बात आ जाती है कि 100 गंडे भी खाए तो 100 छितर भी खा दे। तो इस तरह की बातें अगर तमाम सियासतदानों ने अगर ये अपना ली, और अगर इस तरह की चीजें, बहुत ज्यादा खौफ और डर की फिजा है, और यकीन कीजिए इसको हम भांप रहे हैं। हम अपने इदारों के साथ खड़े हैं, हम अपनी फौज के साथ खड़े हैं, हमारे गले यहाँ पे चीख चीख कर हम लोग यहाँ पे बैठ गए हैं कि खुदा रहा हमारी फौज की इज्जत करें, खुदा रहा हमारे इदारों की इज्जत करें, हमारे इदारों के खिलाफ मत बोलिए, आप कौन होते हैं, आपकी जुर्रत कैसे है, हमारा इदारा एक मोतबर इदारा है। हमारे दुश्मन ममालिक की तरफ से ये पैगामात आ रहे हैं कि जो काम हम लोग पैसे देकर नहीं कर सके यहाँ पे मुफ्त में हो रहे हैं, इमरान खान साहब ने मुफ्त में कर दिए। हम अपने इदारों के साथ खड़े हैं। लेकिन अगर आज हमें यह पता चले कि वो इदारे, उन इदारों ने सब कुछ सहकर भी उन्होंने ये रीत कायम कर दी है कि बस ठीक है, कल को कोई भी अपोजिशन में आए तो वो भी इस तरह बुरा भला कह सकता है और फिर हम उसको भी माफ कर देंगे, वो भी इक़्तिदार के ईवानों में आ सकता है, तो ये एक बहुत बुरा इंपैक्ट होगा। हमें इस बात के बारे में सोचना है कि गलत को गलत कहने के लिए हमें स्टांस लेना होगा। हमें जाहिर सी आपके अंदर अगर माफी का खाना है तो वो इस हद तक तो होना चाहिए कि अगर आपने कोई ऐसी बात कही है जो किसी जाती शख्सियत के ऊपर होती है, कोई जाती हैसियत में तो माफ कर सकता है, लेकिन जब पूरे इदारे को ट्रोल किया जाए तो याद रखिए कि आर्मी चीफ, अगर आज हमारे जनरल कमर जावेद बाजवा साहब है, मैं तो खुल के बात कर रहा हूं, मैं तो इसलिए खुल के बात कर रहा हूं, मुझे डर इसलिए नहीं क्योंकि मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा हूं। अगर हमारे आर्मी चीफ आज जनरल कमर जावेद बाजवा साहब हैं तो कल को अगर जो हमारे नए आर्मी चीफ आते हैं तो क्या इस बारे में क्या श्योरिटी है कि क्या उनको कोई ट्रोल नहीं करेगा? अगर आज हमारे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को ट्रोल किया जा रहा है तो क्या कल को आने वाले चीफ को अगर किसी भी एक सियासी पार्टी के हक में फैसले नहीं होते दिखाई देते तो ये तो एक रिवाज बन चुका है इस मुल्क में कि फौज के खिलाफ, फौज के ऊपर आप जो है उंगलियां उठानी शुरू कर दें, हमारे इदारों के ऊपर आप उंगलियां उठानी शुरू कर दें। हालांकि हमारे इदारे बारहा कह चुकी है हमारी फौज के हमारा सियासत में कोई किरदार नहीं है, फिर हम इस हद तक गिर चुके हुए सियासतदान हैं कि हम बार बार ये जो है उनको अपनी सियासत के अंदर उनको इन्वॉल्व करते हैं। आप मुझे एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है आप तमाम लोगों से, तमाम सुनने वालों से, जो आने वाली मुंतखब हुकूमत है वो अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाए, बस इस बात का जवाब दे दीजिए कि इसका मतलब क्या है। यानी कि अगर आप ये कहते हैं कि ये चोर हैं, ये डाकू हैं, ये आर्मी चीफ नहीं लगाना चाहते, इनको हक नहीं है, मुझे आप ये बताइए कि क्या आर्मी चीफ का काम ये होता है कि वो किसी भी सियासी पार्टी को उठा के इलेक्शन जितवाकर उसकी सीट पे बिठा दे? लाख बातें इस मुल्क में गर्दिश करती हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब को बिठाया उनकी गोद में। मैं कहता हूं मैं कोई बात भी नहीं मानता, मैं इसलिए नहीं मानता हूं क्योंकि मैं अपने इदारे के ऊपर कोई हर्फ आने ही नहीं देना चाहता। मैं फिर भी यही कहूंगा कि मेरे इदारे जो हैं वो न्यूट्रल्स हैं, मेरे इदारे किसी चीज में भी शामिल नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि अगर आज थप्पड़ एक शख्स को पड़ता है तो कल को दूसरा साथ वाला बैठा हुआ शख्स भी ये समझ ले कि अगर इस छोटे लड़के ने अपने बड़े भाई के साथ बदतमीजी की है तो जाहिर सी बात है कल को वो अपने बाप के साथ भी कर सकता है। तो इसी तरह से ये जो सियासतदानों ने एक रीत पकड़ ली है ना कि ये अदालतों को धमकाना, हमारे इदारों को धमकाना, चाहे नून लीग है, चाहे पीडीएम है, चाहे मौलाना फजलुर रहमान है, चाहे आसफ अली जरदारी साहब हैं, चाहे इमरान खान है, जो कोई भी हमारे इदारे के खिलाफ बोले, खुदा के लिए इदारों इनके ऊपर सख्ती से एक्शन लो, इनको
बिल्कुल इसी तरह से इनको सबक सिखाओ। इनको बिल्कुल, अगर आपके कानून में अगर कोई ऐसी शिकें हैं या आपके अंदर कोई ऐसा कानून है जिसमें आप लोग खुद फैसले कर सकते हैं तो कीजिए। क्योंकि मैं चाहता हूं कि आज जो सूरत हाल पैदा हो रही है, आज बहुत दिल दुखा है कि आज मैंने सोशल मीडिया पे देखा कि ट्रकों के पीछे एक सियासतदान हमारे, जो कि इमरान खान साहब आए हैं, जो कि अचानक से, जिनको देखें यही चीजें होती हैं कि आप जब किसी को इतना ज्यादा बिगाड़ लेते हैं तो फिर वो कंट्रोल से बाहर हो जाता है। आज ट्रकों के पीछे, वो ट्रक के पीछे इमरान खान साहब की तस्वीर लगी हुई है और उसके नीचे लिखा हुआ था कि यहां पे कभी ट्रक ड्राइवर आर्मी चीफ की तस्वीर लगाया करते थे। यानी कि इस हद तक अगर आपने अवाम को गुमराह कर दिया है तो खुदा के लिए मेरे मुल्क के इदारों, मेरी फौज के सरबराहान, मेरे तमाम तर अदालतों के सरबराहान, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजाएं दें और इन लोगों को बताएं कि अगर आपने अपने जाती मफादात के लिए, अपनी सियासत के लिए, अपनी सियासत के लिए अगर फौज जैसे मोतबर इदारे को अगर आपने मतनाज़िया बनाया तो हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। क्योंकि मैं जहां तक समझता हूं फौज किसी इंडिविजुअल बंदे का नाम नहीं है। जिस तरह एक घर का सरबराह उस पूरे घर को चलाता है, इस तरह हमारी फौज, हमारे इदारे, हमारी अदालतें, हमारे चीफ जस्टिस साहब से लाख इख्तलाफात हो सकते हैं इस वक्त दूसरे तमाम तर लोगों को, लेकिन वो हमारे चीफ जस्टिस हैं। इन द एंड वही चीफ जस्टिस हैं। इस वक्त बात यह की जा रही है जी कि चीफ जस्टिस साहब ने जो नए साल के अदालती आगाज के ऊपर जो तकरीर की उसमें कुछ पॉलिटिकल रंग था या वो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन मैं इस चीज को नहीं तस्लीम करता हूं। आखिर वो फिर भी हमारे चीफ जस्टिस हैं। जो चीफ जस्टिस है वो चीफ जस्टिस है, जो आर्मी चीफ है वो आर्मी चीफ है। आर्मी चीफ आज चला जाएगा, दूसरा आ जाएगा, क्या वो फिर आपके लिए कि वो एक इंडिविजुअल होगा? वो पूरी की पूरी कमांड को लीड करता है। पाक बहरिया का हो, पाकिस्तान नेवी का हो, पाकिस्तान की बर्री अफवाज का हो, वो तमाम तर हमारे लिए उतने ही मोतबर हैं क्योंकि हम लोगों ने ही उनकी इज्जत करनी है। आप यकीन कीजिए कि इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इस वक्त दिल खून के आंसू रो रहा है, लेकिन मैं बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर रहा हूं। इस वक्त मैं आपसे ये मुखातब हूं तो बहुत ज्यादा दुखी दिल के साथ हो रहा हूं कि हमने अपने बच्चों को सिर्फ एक ही बात सिखाई थी कि हमारी आर्मी हमारी सबसे बेस्ट है, हमारी अफवाज पाकिस्तान हमारा फख्र है। लेकिन इस वक्त जो कुछ सिखाया जा रहा है हमारी आवाम को, जिस तरह से ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, बहुत दुख होता है जब बच्चे भी सवाल करते हैं कि ये सब क्या है, तो हम किस तरह से जस्टिफाई करें, हम ये तमाम चीज़ों को किस तरह से जस्टिफाई करें। खुदा के लिए इन तमाम बातों के ऊपर गौर कीजिए। मरियम नवाज साहबा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैं समझता हूं कि उसमें बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी नजर आई उनकी। जिस तरह से उन्होंने सवालों के जवाब दिए वो बहुत ही ज़्यादा मेच्योर सवाल थे, कोई उन्होंने अहंकी फैंकी नहीं की। गो के एक ऐसा सवाल भी उनसे किया गया जिसमें उन्होंने कहा कि मैं पूछ के बताऊंगी। दिस इज गुड पॉलिटिक्स। आई मीन बजाय इसके कि आप बोंगियां मारनी शुरू कर दें तो उससे तो बेहतर है कि आप खामोशी इख्तियार कर लें, जो कि अब इमरान खान साहब ने भी की हुई है। बिल्कुल इसी तरह, और जैसा कि हमने कल भी कंडेम्ड किया था कि पीटीवी के ऊपर जिस तरह से ये एक जो कैंपेन चलाएगी और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाएगी जिसमें इस तरह से दिखाया गया कि किसी को तौहीन मजहब के बारे में जो कि है ये इश्तिहार अंगेजी फैलाएगी, ये बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ARY और बोल न्यूज़ को 3 दिन के लिए जो है वो उनके नशरियात को सस्पेंड कर दिया गया, इसलिए कि उन्होंने कुछ डिले मैकेनिज्म नहीं किया था इमरान खान साहब के उस जो कि उन्होंने अपने वर्कर से खिताब किया था, जिसको कौम से खिताब कह लें, जो भी कह लें, तो मैं समझता हूं कि ये भी गलत बात है ऐसा। लेकिन देखिए, हम लोग कहेंगे यहां पे बैठ के कि आपने गलत किया है, आपको नहीं करना चाहिए, आपको आवाज नहीं दबानी चाहिए। लेकिन मेरा सवाल है, आप किसी से पूछ सकते हैं आप क्या ARY इस वक्त गैर जानिबदार है? क्या बोल न्यूज इस वक्त गैर जानिबदार है? क्या ये सवाल का जवाब मिल सकता है किसी से? लेकिन हम क्या कर सकते हैं, चूंकि हम जर्नलिस्ट हैं, हम लोग इस वक्त यही कह सकते हैं कि ये गलत है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन खुदा के लिए आप लोग भी अपना किबला दुरुस्त कीजिए। जब पैमरा ने आपको डिले मैकेनिज्म के बारे में कह दिया तो आपने डिले मैकेनिज्म क्यों नहीं इख्तियार करते? अगर वो खुदा ना खास्ता फिर कोई ऐसी वैसी हैंकी फैंकी बात कर देते, फिर आपका चैनल को 2 महीने के लिए सस्पेंड होना पड़ जाए, फिर ठीक है। तो वक्त के एक टांके के ऊपर बेहतर है 100 टांकों से, तो उसके ऊपर इंप्लीमेंट किया कीजिए, इन तमाम चीजों के ऊपर इंप्लीमेंट कीजिए। कल हम आपको बताएंगे कि पंजाब हुकूमत का किस तारीख को एग्जैक्टली ये सारा काम होने जा रहा है और इस वक्त कौन कौन से, बल्कि अभी थोड़ा जो नेक्स्ट वीलॉग आएगा, कौन कौन से ऐसे अराकीन हैं जिन उनके नाम भी हम आपको बताएंगे कि जिन्होंने इस वक्त 100% बिल्कुल एक्यूरेट फैसला कर लिया चौधरी शुजात साहब के साथ मिलने का। हम आपको तमाम तफसीलात अपने नेक्स्ट वीलॉग में बताएंगे। तब तक इजाजत दीजिए। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।